गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करते हैं हमारा नया लेसन जिनका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से कांग्रेस अपने दम पर 1971 का चुनाव जीती, गरीबी हटाओ का नारा लेके हमारे सामने आई और उन्होंने जीत हासिल कर ली। लेकिन ये समय उसके लिए इतना आसान नहीं था जितना पहले की व्यवस्था के अनुसार था, क्योंकि अभी तक के जो हालात थे वहाँ उन्होंने कांग्रेस पार्टी की दो विभाजन के बाद, एक कांग्रेस ओ और दूसरा कांग्रेस आर, जहाँ कांग्रेस ओ के अंदर गैर कांग्रेसी दल के सभी नेताओं ने मिलकर मोरारजी देसाई के साथ अलग पार्टी का निर्माण किया था, और वहीं कांग्रेस आर में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक अलग पार्टी आई थी। अब इन्होंने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन इनके लिए आगे का समय और भी खतरनाक था, क्योंकि अब परिवर्तन के लिए उनको केवल भारतीय जनता से नहीं, खुद के नेताओं से लड़ना था। अब वहाँ पर अलग तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक आपातकाल की घोषणा वहाँ 1974 के अंदर उन्होंने करनी पड़ी। ऐसी कौन सी घटना हुई जो 1971 से और 74 तक तो आपातकाल घोषित करना ही पड़ गया? क्या प्राकृतिक आपदाएं आई, किस प्रकार का वातावरण बना, चलिए इसको देखते हैं। आपातकाल की पृष्ठभूमि। 1967 के बाद भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में तो हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। इंदिरा गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभरी है जो बहुत एकदम से ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, बेटा इतनी जल्दी से ऊपर मत जाओ, क्योंकि नीचे गिरना भी तय होता है। तो उनके नीचे गिरना भी तय था, क्योंकि जो एकदम से ऊपर की तरफ गए थे। इस दौर के दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं तीखी और ध्रुवीकरण होती चली गई। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी संबंध में भी तनाव आ गया। देखिए क्या व्यवस्था हुई, एक तो उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, दूसरा उनकी सफलता तीखी, मतलब बहुत ही कट्टा मतलब सामने आने वाली समस्या हो गई थी, और ध्रुवीकरण एक हिस्से की तरफ जाने वाली हो गई थी। और इसी अवधि में न्यायपालिका और सरकार के रिश्तों में भी तनाव आ गया कि जो हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय हैं, जितने भी उनके जो नियम हैं, उनके जो कानून हैं, और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो कानून हैं, उनमें आपसी मतभेद शुरू हो गए थे। अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांत और सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध था। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया था कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है जो यूं की यूं चीज़ों को पेश करती है, और यह संस्था गरीबों को लालच पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रम को लागू करने की राहत में रोड़े अटका रही है। कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लगा कि सरकार प्रत्याधिकारी के निजी प्राधिकरण मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है, कि उनका केवल सरकार के हिस्से के रूप में या सरकार मानकर उनका शोषण या प्राधिकरण किया जा रहा है, उनके ऊपर अधिकार किया जा रहा है। और राजनीतिक हद से ज़्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है, क्योंकि अब लड़ाई केवल राजनीति की नहीं रही थी, एक व्यक्तिगत की रह गई थी। जहाँ भी लड़ाई होती, जहाँ भी आंदोलन होता, कोई भी घटना घटती, तो सीधा एक नाम लिया जाता था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये लड़ाई जो चली थी ये एक व्यक्तिगत लड़ाई होती चली गई। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उसके विरोधियों के बीच मतभेद आ गए थे। अब हम देखते हैं कि ये हालात, आर्थिक हालात किस प्रकार से उनके लिए सही रहे या कायम रहे। जब 1971 का चुनाव हुआ तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बहरहाल 1971 और 72 के बाद इन सालों में देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब हो गई, ज़्यादा सुधार नहीं आया। कारण क्या थे? पहला था बंगाल संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। क्या था? क्योंकि वहाँ 80 लाख जो लोग थे पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आए थे। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश, यहाँ से जो वहाँ के शरणार्थी थे या भारत आकर रहे, उनके लिए व्यवस्था करना, उनको रहने की ज़मीन देना, उनके लिए खाने पीने की चीज़ों को दिलवाना, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा, जो हमारा पश्चिम पाकिस्तान है, जो आज पाकिस्तान है, इससे युद्ध करना पड़ा। और युद्ध के बाद अमेरिका ने भी भारत की हर तरह से सहायता देना बंद कर दिया था। और इसी अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेलों की कीमत में
कई गुना वृद्धि हो गई थी। 3-4 चीज़ें एक साथ हुई। बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी भारत आ गए, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, अमेरिका ने भारत को सहायता देना बंद कर दी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेलों के दाम भी बढ़ गए थे। इससे विभिन्न चीज़ों की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई या इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ गया। जो 1973 में चीज़ों की कीमतें 23% थी, वो 1974 के अंदर ही मात्र 30% का इजाफा हुआ। मतलब एकदम से 30% तक की उनकी कीमतें बढ़ गई। इस तीव्र मूल्य से लोगों को भारी कठिनाइयाँ हुई, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। औद्योगिक विकास की दर भी कम थी, क्योंकि अब चीज़ें बढ़ने शुरू हो गई थी। अभी तक हमारे यहाँ भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, अभी तक बहुत सारे उद्योग नहीं थे, तो उद्योगों के विकास की गति भी धीमी थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती गई। खर्च को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन रोक लिया। ये तो हमारे कोरोना काल में भी हुआ है कि जहाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो कुछ कर्मचारियों का कहना है कि उनकी जो सैलरी कुछ काट कर दी जा रही है, कुछ सैलरी बिना उनकी मर्जी के कोरोना फंड के रूप में, कोरोना रिफंड के रूप में वहाँ उनके पास सैलरी को काट लिया जा रहा है। और जो कर्मचारी पेंशन ले रहे हैं, पुराने हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनका द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से उनको बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिलती, जिसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन की दर के साथ जो हमारी सैलरी बढ़ती है, वो उनको नहीं मिल रही है। इससे सरकार कर्मचारी बहुत ही असंतोष पनपा, क्योंकि जब सरकार की उनकी सैलरी को कम कर दिया गया तो वो खुश नहीं थे। 1972 और 73 के वर्ष में मानसून असफल रहा। मतलब वहाँ पर एक समस्या और आ गई कि यहाँ तो मानसून भी अच्छा नहीं हुआ, बारिश भी अच्छी नहीं हुई। इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई और उत्पादन 8% कम हो गया। जितना पहले उत्पादन होता था उससे भी भारी कमी में और कम हो गया। और आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल फैल गया। ये हमारे आर्थिक हालात हैं, जहां हम पैसों के मामले में कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति में गैर कांग्रेस पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की और 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे। इस सवर की अवधि और भी ज़्यादा हो गई। संसद राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह की सक्रियता इस अवधि में और भी बढ़ गई। जो मार्क्सवादी विचारधारा के अहिंसा, जो बिल्कुल लड़ाई की प्रवृत्ति के थे, वो और ज़्यादा इस प्रकार के माहौल में शामिल होना शुरू हो गए। इन समूहों की मौजूदगी राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाए। राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया गया। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिन, अब मार्क्सवादी अथवा नक्सलवादी के नाम से भी जिनको जाना जाता है, ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सक्रिय हुए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे नक्सलवादी वही विरोध थे जिनका जो सरकार की नीतियों से असंतुष्ट थे और उन्होंने सरकार के प्रति विरोध कर दिया था। पश्चिम बंगाल का सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए थे और वो उनको रोक पाई, ना रोक पाई, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई।